साथियों नमस्कार। जैसे कि मैंने कल आपको अवगत कराया था कि भूमि संरक्षण से संबंधित कार्यों की जानकारी देने के लिए मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दूंगा। जो लोग विभाग में अभी नवनियुक्त होकर के आए हैं उन लोगों को भूमि संरक्षण से संबंधित कार्यों की जानकारी देने के लिए मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से समय समय पर जानकारी देने के लिए ये YouTube चैनल तैयार किया है। तो मैंने कहा था कि कल मैं एक वीडियो इसमें ज़रूर डालूंगा कि किस प्रकार से भूमि संरक्षण कार्य करने के लिए आपको टीम तैयार करनी है, कैसे जो है सर्वे किया जाना है, कैसे उसका एस्टिमेट बनाया जाएगा, कौन कौन से आकार पत्र जो है भूमि संरक्षण के कार्य करने के लिए जो है एस्टिमेट में लगाए जाते हैं, तो उसकी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। तो जो लोग नए हैं वो चाहें तो कागज़ और कलम लेकर के इसको पॉइंट वाइज नोट कर सकते हैं कि हम लोग जो है इसमें कैसे जो है आगे बढ़ेंगे और कैसे स्टेप वाइज इस कार्य को करेंगे। तो सबसे पहले हमको जो समस्याग्रस्त क्षेत्र है या जहाँ से ग्रामीणों के द्वारा प्रस्ताव आता है उसको देखना होता है कि कहाँ से हमको जो है प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तो हमको सबसे पहले एक टीम बनानी है, क्योंकि यह कार्य जो है अकेले व्यक्ति का नहीं है। सर्वेक्षण के लिए कम से कम हमको 3 या 4 लोग, जिसमें कि गांव का ग्रामीण भी सम्मिलित होगा, उस क्षेत्र की जानकारी करने वाला जो है एक प्रगतिशील किसान या उस गांव का प्रधान, उसको भी साथ में रखना है सर्वेक्षण के समय, और 1-2 लोग और जो गांव की जानकारी दे सकते हैं और जो उनकी समस्याएं हैं भूमि संरक्षण से संबंधित, जल संरक्षण से संबंधित, उसकी जानकारी करनी होगी और उसके बाद हमको जो है सर्वेक्षण अपना कार्य अपना प्रारंभ करना होगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस संबंध में अवगत कराऊंगा। सबसे पहले भूमि संरक्षण परियोजना का सर्वेक्षण कैसे किया जाना है उसके संबंध में अवगत कराऊंगा। सबसे पहले हमको एक प्रस्ताव प्राप्त करना होगा जो या तो हमको प्राप्त हो चुका होगा या किसी ने बरवली, अगर आप गांव क्षेत्र में जा रहे हैं, भ्रमण पे गए हैं और आपने देखा कि ये क्षेत्र जो है समस्याग्रस्त है, तो इसका एक प्रस्ताव उस ग्राम के ग्राम प्रधान से या उस गांव के प्रगतिशील कृषक से प्राप्त करना है आपको। फिर उसके बाद जो है अपनी टीम बना करके उस क्षेत्र में जो है उस प्रस्तावित क्षेत्र में भ्रमण करना है। सर्वेक्षण के लिए सबसे पहले आपको कुछ अभिलेखों की आवश्यकता होगी। अभिलेखों में आपके पास एक सजरा मैप होना चाहिए और उसके लिए एक आवेदन पत्र जो किसान वहाँ का देगा, संबंधित क्षेत्र का सजरा मैप जो कि आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड से प्राप्त होगा, और सर्वेक्षण के लिए एक सर्वे पुस्तिका होती है वो आपको रखनी होगी, और एक फीता टेप जिसको कहते हैं, जिसमें कि मीटर में होगा। 2 तरह के फीते होते हैं, मीटर में और फिट में। तो फिट वाला सिस्टम अब चूंकि एफपीएस प्रणाली अब चलती नहीं है, अब एमकेएस प्रणाली चलती है, तो एमकेएस प्रणाली में मीटर वाला फीता हमको रखना है और उसको लेकर के हमको क्षेत्र में जाना है। सर्वेक्षण टीम हमको तैयार करनी है। सर्वेक्षण टीम में हमारे कम से कम जो है 3 से 4 लोग होने चाहिए, जिसमें कि गाँव के किसान भी सम्मिलित हों, और उसके बाद संबंधित क्षेत्र में जाकर के हमको सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करना है। किसानों के साथ बैठक करना है, जो लोग समस्याग्रस्त हैं उनके साथ बैठक करनी है, उनसे बातचीत करनी है, और सबसे पहले जो हमने नक्शा प्राप्त किया है उस क्षेत्र का उसका मिलान करना है। कहाँ पर सड़क है, कहाँ पे रास्ता जा रहा है, कहाँ पर नहर जा रही है, कहाँ आबादी क्षेत्र है, कहाँ बंजर क्षेत्र है, जो भी चीज़ें जो है वहाँ पर मौके पर होंगी वो आपने जो है उनको देखना है। सजरा मैप को यथासंभव उसके साथ आपके पास खसरा खतौनी से मिलान करना है। खसरा खतौनी का मतलब है कि जो उसमें खेत दिखाए गए हैं वो किसके खेत हैं, तो वो जो है खसरे में लिखे होते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको पर्टिकुलरली पता लग जाएगा कि ये खेत फलाने व्यक्ति का है, ये खेत फलाने व्यक्ति का है, ये खेत फलाने व्यक्ति का है। साथ ही साथ उसका क्षेत्रफल भी हमको जानकारी हो जाती है। तो ये काम करना है।
सजरा मैप में दर्शाए गए रास्तों, नालों आदि क्षेत्र का मिलान करना है कि कौन सा रास्ता कहाँ को जा रहा है, नाली है, नदी है, नाला है, क्या है उसमें, उसकी जानकारी करनी है। उसके उपरांत मिलान होने के पश्चात उस क्षेत्र का मैप, उसको जो भी वहाँ पर हम देखेंगे उसको मैप में दर्शाएंगे। अब मैप में दर्शाने के बाद हमारा अगला काम होगा उस क्षेत्र का कमांड क्षेत्र देखना। यदि हम वहाँ पर सिंचाई नाली या टैंक बनाते हैं तो उस टैंक से कितना एरिया सिंचित होगा और कितना पानी वहाँ पर उपलब्ध है, उसके हिसाब से हमको जो है जो भी नाली या टैंक वहाँ पर जो है प्रस्तावित करना है, उसका आकार हम जो है तय करते हैं। और उसके बाद जो है जो भी कार्य उसमें दिखाना है हमको, दिखाने के बाद जहाँ पर भी कार्य प्रस्तावित करना है उसको जो है उसका खसरा नंबर उसमें लिखना है और उसको जो हमने रफ सर्वे पुस्तिका बनाई है उसको जो है उसमें उल्लेख करना है उसका। यदि भूमि व्यक्तिगत है या सामूहिक है तो उसका भी उसमें उल्लेख करना है, क्योंकि हम दो प्रकार के कार्य करते हैं, व्यक्तिगत भूमि में भी कार्य करते हैं और सामूहिक भूमि में भी कार्य करते हैं। तो सिंचाई टैंक यदि सामुदायिक भूमि में बनना है तो उसका भी उल्लेख करना है, और यदि व्यक्तिगत भूमि में बनना है तो उसका भी उल्लेख करना है। क्यों करना है इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। नदी, नाले या गदेरे, भूमि कटाव की रोकथाम करने के लिए उसका सर्वेक्षण यदि हमको करना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले हमको एक टीबीएम निर्धारित करना है। टीबीएम का मतलब होता है टेम्पररी बेंचमार्क। ये जब आगे मैं नक्शा दिखाऊंगा तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि टीबीएम का मतलब क्या होगा। और हमेशा सर्वे जो होता है वो जो है डाउन स्ट्रीम होता है, यानी जिस दिशा को नाला बह रहा है उसके टॉप से लेकर के और डाउन स्ट्रीम को सर्वे किया जाता है। निरंतर जिस नाले में आपने सर्वे करना है उसकी लंबाई नापी जाती है, मौके की स्थिति अनुसार जो वहां पर यदि कटाव हो रहा है, कितना ऊंचाई से कटाव हो रहा है, कितना कटाव हो रहा है, उसकी की स्थिति के अनुसार जो है वहां पे आपने संरचना निर्धारित करनी है। तटबंध लगाए जाने हैं या सुरक्षा दीवार लगाई जानी है, ब्रेस्ट वॉल लगाई जानी है या इस पर लगाया जाना है, इसकी प्लानिंग आपने करनी है। और जो आपके पास आपने जो रफ एक नक्शा बनाया है उस पर उसको दर्ज करना है। इसके उपरांत सादे कागज पर एक सजरा मैप बनेगा और जिस स्थान पर संरचना प्रस्तावित की जा रही है उसको लिखना है। उसके उपरांत ये भी ध्यान रखना है कि आपने जो नाले पे सर्वे किया है और जो संरचनाएं आपने स्थापित की हैं वो किस किनारे पे की हैं, दाहिनी तरफ की हैं या बाईं तरफ की है, उसको भी फील्ड बुक में लिखना है। उसके उपरांत ये सपोज हमारा एक जो है एक नाला है जिस पर कि हम सर्वे कर रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर मैंने लिखा टीबीएम। टीबीएम का मतलब हुआ टेम्पररी बेंचमार्क। ये टेम्पररी बेंचमार्क जो लिखा हुआ है ये ऊपर नहीं है, टेम्पररी बेंचमार्क। टेम्पररी बेंचमार्क का मतलब होता है कि एक ऐसा निशान जो कि कल के दिन टूट सकता है या हट सकता है तो उसको टेम्पररी बेंचमार्क मानते हैं। सपोज कोई पेड़ है या कोई बड़ा पत्थर है, ये पेड़ है या कोई एक बड़ा पत्थर है तो उसको आपने नक्शे में लिखना है कि ये यहाँ पे एक पत्थर है, ये हमारा टेम्पररी बेंचमार्क है।
उसके उपरांत ये हमारा नाला जो है आप देख रहे होंगे, ये इस दिशा में आ रहा है, नीचे की दिशा में ऐसे। तो यहाँ से हम सर्वे प्रारंभ करेंगे इस जगह से और इसकी लंबाई नापते हुए चलेंगे। अब जैसे जैसे हम लंबाई पे चलेंगे वैसे वैसे हमको ये देखना है कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये कहाँ पर लगाए जाने हैं। उसके साथ साथ रफ मैप में हम यहाँ पे प्लानिंग कर देंगे। एक सपोज हमने स्ट्रक्चर यहाँ लगाना है तो ये बायां किनारा हो गया, इसको फील्ड बुक में लिखना है। उसके उपरांत एक स्ट्रक्चर हमको यहाँ लगाना है या तटबंध लगानी है, दीवार लगानी है, तो ये 30 मीटर पर एक आ गया, 30 मीटर पर दूसरा आ गया और 30 ही मीटर पे 60 मीटर पे एक सपोज इधर भी हमको स्ट्रक्चर लगाना है। ये भी हम जो है इस पर नक्शे पे इसको निशान लगा देंगे। और साथ ही साथ जहाँ जहाँ हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस तरह से हम सपोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जहाँ स्ट्रक्चर बना रहे हैं या सपोज इस पर हमको यहाँ पे इस पर लगाना है, यहाँ मुड़ रहा है, यहाँ कटाव करेगा या इस दिशा में कटाव करने वाला है तो यहाँ सपोज हमको इस पर लगाना है तो इसको भी लिख देंगे। लेकिन उस दूरी को रफ मैप में लिखेंगे कि कितनी दूरी पर हमारा कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है, वो हम साथ साथ दर्शाते रहेंगे। इस प्रकार से करते हुए हम ऊपर से नीचे तक जो है इसको पूरा इसका नक्शा ये जो है यूँ लाते रहेंगे। हालांकि के उपरांत फिर हम जो है एक सर्वे बुक जो है इसकी तैयार करेंगे। ये क्षेत्रीय पुस्तिका है। तो जो मैंने बताया था कि हम इसमें जो है दूरी लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इस तरह से सर्वे पुस्तिका तैयार करेंगे। ये क्रम संख्या हो गई, ये दूरी हो गई। सपोज नाले से आप चल रहे थे 0 से 30 मीटर पे, तो 0 से 30 मीटर पे आपने सुरक्षा दीवार लगाई। 30 मीटर के अंदर आपने 15 मीटर की सपोज दीवार जो है प्रस्तावित की है, जिसकी चौड़ाई नीचे से 1.5 मीटर है, ऊपर जो है 1 मीटर है और ऊंचाई उसकी 1 मीटर है, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। और उसका किनारा कौन सा हो गया, दायां हो गया। ठीक है। अभिव्यक्ति में अगर आपको वहाँ अब तो SOR के रेट आ रहे हैं, DSR के रेट आ रहे हैं, लेकिन पुराने टाइम पे एक रेट लिस्ट होती थी जिसमें कि पत्थर कितनी दूरी से आएगा, सामान कितनी दूर तक ढोया जाएगा, ये सब जो है आकार पत्र 3 में जो है इसका उल्लेख करना होता था। लेकिन आज 1 घन मीटर पत्थर के कार्य करने के लिए ब्लॉक वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज अब जो है रेट आ चुके हैं। अब उन्हीं रेटों को जो है अप्लाई किया जाता है, उन्हीं रेटों को लगाया जाता है और उससे जो एस्टिमेट बनाया जाता है। लेकिन जहाँ पर SOR DSR नहीं है वहाँ पर आप अपने विभागीय दरों पे जो है एस्टिमेट को बनाएंगे। फिलहाल तो अभी जो एस्टिमेट बनाए जा रहे हैं संभवतया वो अब DSR और SOR के अनुसार ही बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपने ये दिखाना है कि संरचना किस में है, तार में है कि बिना तार में है। तो यदि तार में है तो आपने उसको लिखना है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए उसी 30 मीटर पे 0 से 30 मीटर पे सपोज आपका बाईं तरफ फिर जो है बाईं तरफ दूसरा स्ट्रक्चर आ रहा है 20 मीटर का, वो लिखना है, उसका साइज लिखना है और किनारा उसका लिखना बायां किनारा और दूरी वो आई गई। और तार में है कि बिना तार में है ये भी आपने लिखना है साथ ही साथ। इस तरह से करते हुए आप जब बिल्कुल नीचे 200, 300, 400 मीटर तक जब आएंगे तो जहाँ जहाँ स्ट्रक्चर लगने इस तरह से आप दूरी लिखते जाएंगे। और यहाँ पर जो है आप जो है यहाँ तटबंध लगना है, इस पर लगना है या चेक डैम बनना है, ये सब आप लिखते जाएंगे और उनके साइज यहाँ लिखते जाएंगे। अब उसके उपरांत यहाँ जो है किनारा बीच में लगना है तो यहाँ बीच में लिखेंगे और बाईं तरफ लगना तो बाईं तरफ लिखेंगे, दाईं तरफ लगना है तो दाईं तरफ लिखेंगे। तो इस प्रकार करते हुए आप जो है ये क्षेत्रीय पुस्तिका तैयार करेंगे और क्षेत्रीय पुस्तिका तैयार करने के बाद आप इसमें इस प्रकार से हमारी जो है एक पहले से तैयार क्षेत्रीय पुस्तिका होती है। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें सबसे पहले यहाँ खसरा नंबर लिखा हुआ है। खसरा नंबर के बाद
तो आप इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ देखो आप खसरा नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद क्षेत्रफल रेवेन्यू के अनुसार जो जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, किसी और तरह का काम कर रहे हैं या पर्टिकुलरली खेत का काम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे उसका एरिया लिखेंगे। लेकिन अब इसकी आवश्यकता नहीं, अगर आप नाले का सर्वे कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे प्रस्तावित कार्य का नाम लिखना है। क्या कार्य आप प्रस्तावित कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। किस दिशा की ओर सर्वे प्रारंभ हो रहा है, तो किस दिशा से हो रहा है, ऊपर से नीचे को हो रहा है। उसके बाद ऊपरी स्थान की रीडिंग लिखनी है और फिर निचले स्थान की रीडिंग लिखनी है। तो ऊपरी स्थान की रीडिंग और निचले स्थान की रीडिंग उन स्थानों पर लिखी जाती है जहाँ पे जो है अर्थवर्क या कोई और काम किया जाना हो। क्योंकि आपने सिर्फ नाले का सिंपल सर्वे करना है तो उसमें आपने ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये सीधा आपने जो है इसको यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर का नाम लिख दिया, प्रस्तावित कार्य। सपोज आपने प्रस्तावित कार्य सुरक्षा दीवार है, सुरक्षा दीवार, ये आपने सुरक्षा दीवार लिख दी। उसके बाद उसकी लंबाई आपकी सपोज 20 मीटर उसकी लंबाई है और आधार उसका 1,50 है। हाइट उसकी जो है टॉप उसका जो है 1 मीटर है, तो 1,50 प्लस 1/2 ये आपने इसमें लिख देना है। और ऊंचाई उसकी सपोज 1.5 मीटर है, ये आपने 1.5 मीटर लिख देना है। बाकी जो प्रक्रिया मैंने बताई है आपको कि तार में है कि बिना तार में है, यहाँ आगे आप जो है तार में लिखेंगे। कौन से तार में है, 4 mm है या 3.15 mm है, इसका उल्लेख आप करेंगे। या इसको करने के बाद इस तरह से जो है आप यहाँ पे आप दूरी जो इसमें डाल सकते हैं 0 से 30 मीटर, 30 से 60 मीटर, 60 से 90 मीटर। अगर कम दूरी अगर आप नाप रहे हैं तो 90 से 100 मीटर। माना सपोज आपने 10 ही मीटर नापा है तो 90 से 100 मीटर आ जाएगा। 90 से 100 मीटर में क्या स्ट्रक्चर आ रहा है, ये 10 मीटर का जो है सपोज आपका ये 10 मीटर का आपका जो है सपोज स्ट्रक्चर आ रहा है, तो यहाँ आप 10 मीटर का लिखेंगे। अब साइज क्या होगा वो भी आप इसमें लिखेंगे। और सपोज यही साइज है तो यहाँ आप ड्रू कर देंगे सेम। और तार में है कि बिना तार में, अगर तार में है और 3.5 mm में है तो यहाँ आप एज इन कर देंगे बिल्कुल ऊपर के अनुसार। इस तरह से करते हुए आप सारे जितने स्ट्रक्चर आपने पूरे नाले में आधा किलोमीटर में या 200 मीटर में या 300 मीटर में जो भी प्रस्तावित किया है उसको रफ मैप में और रफ सर्वे बुक पुस्तिका में नोट करके आप चले आएंगे। सपोज अगर आपको इस क्षेत्र में इसके अलावा जो आपको मैंने बताया है इसी एरिया में, इसी जगह पे आपको इस क्षेत्र में कोई और भी काम करना है नाले के अलावा, यहाँ पर आप एक काम और करेंगे। जब आप यहाँ पे जो है सर्वे करेंगे, नजरी सर्वे करेंगे, तो ये देखेंगे कि जो परियोजना का क्षेत्रफल है, हाँ सबसे पहले परियोजना का क्षेत्रफल, ये जो बाहर इतना दिखाया गया है ये कृषि भूमि होगी इसके तरफ, ये कहाँ कहाँ इसका मिलान हो रहा है, ये किस ग्राम सभा से होगा, यहाँ आप मिलान लिखेंगे। मिलान जो गांव बगल में उसका नाम लिखेंगे। यहाँ से मिलान, अगर गांव की कृषि भूमि है तो मिलान कृषि भूमि से आ जाएगा। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप क्षेत्र में जाएं तो इसका नॉर्थ और साउथ जरूर लिखिए, इसका नॉर्थ और साउथ। तो जब नॉर्थ और साउथ लिखेंगे तो यहाँ पर आप नॉर्थ लिखेंगे, नीचे साउथ लिखेंगे। उसके हिसाब से आपको नक्शा फिट करना है और उसके अनुसार से आपको जो है सर्वे करना है। ये सर्वे करने के उपरांत आपको जहाँ पर आबादी क्षेत्र है वहाँ पर आबादी क्षेत्र बनाना है। सपोज यहाँ पे गांव है, यहाँ पे आबादी क्षेत्र आ जाएगा। यहाँ सपोज गांव आबादी क्षेत्र है तो यहाँ आबादी क्षेत्र लिखेंगे आप। ये खसरे हैं जिनमें कोई अगर बंजर भूमि है कहीं पे तो इस तरह से एक निशान बनाएंगे बंजर भूमि का। वो आपको डिटेल में जब आप एस्टिमेट बनाएंगे और सर्वे करेंगे तो मैं जब अगली वीडियो बनाऊंगा, जो आपकी क्वेरीज होंगी, जो आप पूछना चाहेंगे कि मैप कैसे तैयार किया जाना है, एक अलग से एपिसोड बनाएंगे हम इसका मैप तैयार करने का।
तो उसमें इसमें डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। तो इसके उपरांत सपोज आपको इसी क्षेत्र में नाले का भी काम होना है, हॉर्टिकल्चर का भी काम होना है, और सिंचाई नाली भी बननी है, और सिंचाई टैंक भी बनना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे सिंचाई टैंक कहाँ पर बनना है। सपोज यहाँ बीच में सिंचाई टैंक बनना है, ये एरिया है जो इसे सिंचित हो रहा है, इधर वाला ये एरिया। तो यहाँ आप सिंचाई टैंक का ये डबल निशान बनाएंगे इस तरह से, ये सिंचाई टैंक का निशान हो गया, ये सिंचाई टैंक बना दिया। इसका कमांड एरिया जहाँ होगा वो आपको इसको बाउंड्री करके कमांड एरिया दिखाना है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जब आप क्षेत्र में जाएंगे और सर्वे करेंगे तो ये देखना है कि ज़मीन का ढाल किस तरफ है। तो ज़मीन का ढाल देखने के लिए आपको काले पेन से या काली स्याही से इसके जो है इस तरह से जो है ये ढाल इस तरफ सपोज है तो इस तरह से इसमें निशान लगा देना है। ये ढाल इस तरफ है, इसका सपोज ढाल इस तरफ है तो इस तरह से निशान लगा देना है, ताकि जब आप प्लान मैप बनाएंगे उस समय जो है आपको ये मदद करेगी कि हमने किस तरफ ढाल लगाया है, किस तरफ निशान लगाया है। सपोज कहीं अचानक बहुत ऊंचा ढाल है और कोई ढांग टूट रही है, तो वहाँ पर हमको सिंगल निशान न लगा करके, ये सपोज यहाँ से टूट रहा है ढाल, यहाँ पर ढांग है 1 2 और 3 एरो का निशान लगा दिया। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो है अचानक ढाल है या ये टूट रहा है। तो इस तरह से करने से जो हम हमारा एक मैप हमको जो है इसमें हर चीज़ दिख जाएगी, कहाँ पर रास्ता है, कहाँ सड़क है, वो सब आपको इसमें दर्शाना है। सपोज यहाँ ऊपर सड़क जा रही है कहीं, तो वो भी आपको काले पेन से जो है इस तरह से जो है ये सड़क का निशान लगा करके डबल निशान इस तरह से सड़क के लगते हैं। और रास्ते का निशान जो लगता है, अगर सपोज यहाँ रास्ता जा रहा है गाँव का कोई छोटा बारीक, इसको बहुत बारीक से ऐसे ऐसे लगा करके और इसके बीच में ऐसे डॉट 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 के निशान लगते हैं, ये रास्ता हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको अपने उस क्षेत्र का एक पूरा नक्शा तैयार हो जाएगा आपका, और आपको एक बार में देखने से पता लग जाएगा कि ये रास्ता कहाँ को जा रहा है, हमारा स्ट्रक्चर कहाँ पर लगना है, कहाँ पर हमने प्रस्तावित किया है। जब आप कार्य को एग्जीक्यूट करेंगे तो उस प्लान मैप के हिसाब से ही काम करेंगे। तो इससे आपको जो है जब कोई दूसरे दिन उसका सत्यापन करने जाता है या कोई उच्च अधिकारी जो है उसका वेरिफिकेशन करने जाता है, तो उसको प्लान मैप देख करके वो अपने आप अपने क्षेत्र में जो है हमारे क्षेत्र में जा करके उसका सत्यापन कर सकते हैं। यदि प्लान मैप से बाहर कोई कार्य करवाना हो तो वो जो है गलत होता है, जो प्लान मैप में दर्शाया गया है उसी के हिसाब से कार्य किया जाता है। इसलिए सर्वेक्षण का कार्य बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। सर्वेक्षण के समय ही जो भी कार्य प्रस्तावित करने हैं उनको बड़ा सोच समझ कर ठोक बजा के करना चाहिए, ताकि आपको आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। तो ये था सर्वेक्षण का कार्य जो है मैंने आपको बताया। इसके उपरांत जैसे ही आप ये सर्वे कर लेते हैं, सर्वेक्षण पुस्तिका तैयार कर लेते हैं, उसके बाद ये सर्वेक्षण पुस्तिका तैयार हो गई, ये सर्वेक्षण पुस्तिका इसके हिसाब से तैयार हो गई। उसके बाद हमारे जो आकार पत्र होते हैं जो प्लान में लगते हैं, उनमें सबसे पहले आता है भूमि संरक्षण आकार पत्र 1। ये उस क्षेत्र की जानकारी के लिए कि उस परियोजना का नाम क्या है, यहाँ पर आप परियोजना का नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप विकास खंड का नाम लिखेंगे, तहसील का नाम लिखेंगे, जिले का नाम लिखेंगे। उसके बाद क्रम संख्या जैसे नंबर 1 ग्राम का नाम क्या है, जिस गांव में आप काम कर रहे हैं उस ग्राम का नाम लिखेंगे। कृषि के अधीन क्षेत्र जिसमें फलोद्यान भी सम्मिलित है, वह क्षेत्र जिस पे आप काम कर रहे हैं उसका जो है कुल क्षेत्रफल कितना है वो लिखेंगे। और वो खसरा संख्याएं क्षेत्र जिसमें भूमि संरक्षण उपाय करने अपेक्षित हैं, और कितने क्षेत्रफल में भूमि संरक्षण कार्य करना है। ये जो टोटल क्षेत्र आपका कुल क्षेत्रफल दिखाया गया है, इसमें से कितने क्षेत्र में भूमि संरक्षण कार्य करना है वो लिखना है। अब दोष का प्रकार क्या है, यदि भूमि कटाव है तो भूमि कटाव लिखना है, यदि सिंचाई की समस्या है तो सिंचाई कार्य या असिंचित भूमि लिखनी है, यदि जल संरक्षण कार्य है तो जल संरक्षण लिखना, यदि उद्यानीकरण का कार्य है तो उद्यानीकरण का कार्य लिखना है,
इस प्रकार से इसको लिखने के बाद और फिर ये अगला जो बिंदु है, कृषि उत्पादन जिसके अंतर्गत 50% से अधिक नहीं, यानी वह भूमि जिसके अंतर्गत 50% से अधिक नहीं। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ये पहला नंबर का है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी वो आप डैश कर सकते हैं। और ये बंजर भूमि, इसको भी डैश कर दें। अब कुल क्षेत्रफल जो आपने यहाँ लिखा है ये वाला, यही कुल क्षेत्रफल आप इसमें यहाँ लिख देंगे और इसमें कुल क्षेत्रफल, ये कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद क्षेत्र जिसमें भूमि संरक्षण के उपाय करने अपेक्षित है उसका वो क्षेत्रफल लिखेंगे और इस तरह से जो है आपका भूमि आकार पत्र 1 जो है ये तैयार हो गया। इसके उपरांत आपको एक दूसरा आकार पत्र 2 का है, ये भी लगभग वही है। ये ज़्यादा वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मेलिटीज़ है। जब काम करना होता है तो ये चीज़ें मौके पे अपने आप ही जो है इसको भरा जाता है, ये आप अपने हिसाब से भर लेंगे। इसके बाद आता है आकार पत्र 2 का है। ये मुख्य रूप से लगभग वही है, भूमि उपयोगिता संबंधी क्षमता, क्या उसकी क्षमता है जमीन की, खेतों की खसरा संख्या क्या है जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं, तो इस पे आप लिख सकते हैं संलग्न खसरा खतौनी सूची। और इसके उपरांत जो उस पे कार्य किए जा रहे हैं, सपोज उस पे जो है जिसके अंदर हरी खाद दी जानी चाहिए, तो फसलोत्पादन के उपरांत अंतराल था फार्म योर्ड मैनरी FYM कब दिया जाता है वो लिखेंगे। फसलें जिन्हें उपजाने की सिफारिश की गई है, जो फसलें जो है वहाँ पे उगाई जाती हैं और आपका भूमि संरक्षण कार्य करने के बाद जिनको आप सिफारिश करेंगे, क्योंकि जब आपका एरिया ट्रीट हो जाएगा, सिंचाई नाली बन जाएगी या सिंचाई टैंक बन जाएगा, तो जो असिंचित में जो फसलें उगाई जाती थी उसके स्थान पर आप जो है सिंचित भूमि में जो फसलें उगाई जाती हैं उनको आप वहाँ पर लिखेंगे कि पहले तो उसमें धान मंडुआ होता था, मंडुआ और झंगोरा होता था, और जैसे भूमि आपकी सिंचित हो गई तो उसमें आप जो है गेहूँ और धान आप वहाँ से उगा सकते हैं। तो सिंचित होने वाली जो फसलें हैं जिनसे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है उनका नाम लिखेंगे। उर्वरक अनुसूची आप लिख सकते हैं NPK, और समोच्च रेखीय खेती होती है तो वो भी भैया आपने यस करना है। पट्टियों में मिश्रित खेती होती है, हाँ ये भी होती है। ग्रीष्मकालीन खेती होती है, हाँ बिल्कुल होती है। और अंतरा कृषि और पलवार करना, मल्चिंग कब करते हैं, या मल्चिंग करते हैं तो वो लिखना है, नहीं करते हैं तो नहीं लिखना है, नहीं या हाँ जो भी होता है वो आपने लिखना। फिर उसके बाद अन्य रीतियाँ जो इसमें की जाती हैं वो भी लिखनी है। इस प्रकार से ये आपका ये फार्म 2 का पूरा हो गया। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट, ये है आकार पत्र 3। यही वो आकार पत्र है जिस पर कि एस्टीमेट तैयार किया जाता है। भूमि संरक्षण में सबसे इम्पोर्टेंट जो पेपर है वो है आकार पत्र 3। आकार पत्र 3 पे अगर आपने एक बार एस्टीमेट बना दिया तो वो फाइनल होता है और उस पर जो है उसी के आधार पर जो है आगे आकार पत्र तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें योजना का नाम, जो आपकी योजना है उसका नाम, ये छोटा क्यों है, कोई नहीं, पहले योजना का नाम, उसके बाद ग्राम का नाम, विकास खंड का नाम, तहसील का नाम और जिले का नाम, ये हो गया। उसके बाद निर्माण कार्य का नाम, सबसे पहला कॉलम जो आता है इसमें निर्माण कार्य का नाम, तो यहाँ पे आप क्रम संख्या 1 लिखेंगे और निर्माण कार्य का नाम क्या है, तटबंध है, सुरक्षा दीवार है, या चेक वाल है, चेक डैम है, जो भी कार्य आप उसमें दर्शा रहे हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। क्षेत्र जिन्हें लाभ होगा यहाँ आप लिख सकते हैं सूची संलग्न, सूची संलग्न। ये सूची संलग्न इसलिए लिखा जाएगा कि जब आप एस्टीमेट बनाएंगे तो जो आपका परियोजना का क्षेत्रफल होगा उसमें जितने खसरा होंगे
उन खसराओं को आप एक कागज में नोट करेंगे और उनका क्षेत्रफल, जितना उनका क्षेत्रफल है, सपोज खसरा नंबर 4 उसका क्षेत्रफल है 0.101 हेक्टेयर, खसरा नंबर 5 उसका क्षेत्रफल, खसरा नंबर 6 उसके साथ साथ उसका भूमिधर का नाम भी आएगा कि किसकी वो जमीन है, उसका नाम भी लिखा जाएगा। उन सब का जो टोटल होगा, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जो आपका परियोजना क्षेत्र है, उसका एरिया यहाँ पर लिखा जाएगा और लिखा जाएगा क्या, खसरा सूची संलग्न। उसके उपरांत खेतों की खसरा संख्या जिनमें निर्माण कार्य संलग्न होगा, तो क्षेत्रफल तो आप यहाँ लिख देंगे, ये क्षेत्रफल हो गया आप सपोज 8 हेक्टेयर, यहाँ 8 हेक्टेयर लिखेंगे। अब उसके बाद ये जो सूची संलग्न जो मैंने लिखा है इसको लिखेंगे इस कॉलम में। अब बात आती है जो स्ट्रक्चर आपने प्रस्तावित किया है, प्लान किया है, उसका यहाँ पर विवरण लिखना। तो जो आपने फील्ड बुक में जो काम किया था, उस फील्ड बुक का काम अब यहाँ शुरू होता है। लंबाई कितनी है, सपोज उसकी लंबाई 15 मीटर है, तटबंध है, उसकी लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई उसकी 1.5 मीटर है। अब ये पूरा नहीं आ पा रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है। उसका टॉप 1 मीटर है, बटे 2 करेंगे, इंटू हाइट 1.50 या 1, जो भी आपने वहाँ पे रखनी है। इस प्रकार से करने के बाद इसका जो परिमाण है वो इस पे आ जाएगा, निर्माण कार्य का परिमाण कितने घन मीटर, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, निर्माण कार्य का परिमाण, इसका कैलकुलेशन करके यहाँ पे आ जाएगा। दर जो होगी, जो SOR होगा, उसके हिसाब से उसको रखा जाएगा। लेकिन स्ट्रक्चर जो आपने रखा है उसका आकार आपने लिख दिया, तो सबसे पहले कार्य क्या आएगा, सो नंबर 1 अर्थवर्क। अर्थवर्क में 15 मीटर का स्ट्रक्चर है, 1.5 मीटर उसका बेस है। यदि उसकी पीछे की साइड कटिंग होनी है तो नीचे का 0 मानते हुए ऊपर का 1 मीटर, और जितनी हाइट में, जितनी उसमें जो है उसको कटिंग होनी है वो हाइट 1 मीटर का हाइट कटिंग है तो 1 मीटर लिखेंगे। इस प्रकार से इसका 15 इंटू 1 प्लस 0 इजकल टू आधा, 1 प्लस 0 इजकल टू 1 बटे 2 बराबर आधा, आधा इंटू 1 बराबर आधा, इंटू 15 इंटू 1.5, लगभग जो है ये 7.5 घन मीटर ये आ जाएगा। तो अर्थवर्क का जो SOR का रेट होगा वो लगाएंगे, इसके आगे जो है इसकी धनराशि आ जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा आ जाएगा आपका स्टोन वर्क, सेम वही 15 इंटू 1.50 प्लस 1 बटे 2 इंटू 1.50 या 1.20, जो भी आएगा। सपोज इसका परिणाम जो है 20 घन मीटर आता है। परिमाण उसका SOR का जो रेट होगा वो लगेगा और उसके हिसाब से उसका धनराशि आगे लिखी जाएगी। उसके बाद नंबर 3 जो मुख्य है वह है तार की मात्रा ज्ञात करना। तार में है तो तार की मात्रा, कितना तार उसमें लगेगा, इसकी गणना करनी है। सबसे पहले इसमें लंबाई में, तो लंबाई कितनी है 15 मीटर, बेस कितना है, इसको कोष्टक में कर सकते हैं आप। लंबाई 15 मीटर आ गई, कोष्टक में कर सकते हैं आप, जो है 1.5 मीटर उसका बेस है, 1.5 मीटर ही उसका बैक है, और 1 मीटर उसका टॉप है, प्लस फ्रंट में क्या होगा, इस तरह से आपका स्ट्रक्चर जब बनेगा तो ये जो है क्या होगा, इस तरह से बनेगा। ये 1.5 मीटर होगा, ये 1 मीटर होगा, ये 1.5 मीटर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आप इसका विकर्ण निकालेंगे, ये और ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और इसका रूट हो जाएगा, तो ये करीबन 1.65 आएगा। तो ये वहाँ पे क्या आ जाएगा 1.65। अब इसका आप जो है जब तो टोटल करेंगे तो 15 इंटू 1.5 3 और 1 4, 4 1 5 5 50, 15 5 75, ये लगभग जो है 78 वर्ग मीटर, तो ये आ गया। और इसके साथ साथ ये तो आ गया इसके चारों ओर तार की मात्रा। दो जो इसके साइड बॉक्स बनेंगे
उन पर कितना तार आएगा वो भी आप निकाल लेंगे। ये सपोज ये है, तो इसमें क्या होगा, 1.5 प्लस 1/2 इंटू 1.5, 1.65 इंटू 2, 2 फलक, एक इस साइड और एक दूसरी साइड, तो ये हो गया आपका 330। तो ये हमारा कुल तार की मात्रा कितनी आएगी, 78/3 वर्ग मीटर। इतना हमारा तार आएगा इसमें। इसको डिटेल में जब एस्टिमेट बनाएंगे तो मैं इसका अलग से एक स्लाइड बनाऊंगा, उसको अलग से दिखाएंगे। ये मैं अभी आपको थोड़ा मोटा मोटा बता रहा हूँ, एक आइडिया कि आप किस तरह से जो है एस्टिमेट तैयार करेंगे। इसके उपरांत तार की मात्रा आएगा, अब तार का वजन कितना आएगा। यही तार का वजन आपका 81 वर्ग मीटर, ये करीबन 1.25 kg पर वर्ग मीटर में आता है। तो 81 इंटू 1.25 बराबर कितना हो गया आपका, 103 kg, यानी 1.03 कुंटल। इतना आपका तार आ गया। तो इस प्रकार से आप जो है ये स्ट्रक्चर का जब बना देंगे, और इसमें जितने और भी चीज़ें होती हैं, तार का बुनाई है, तार का ढुलान है, तार का मजदूरों द्वारा ढुलान, तार का शक्ति वाहन द्वारा ढुलान, रोड हेड पे ढुलान, रोड हेड से ऊपर हेड लोड से ढुलान, वो सब रेट आपके जो है जब इसका टोटल आ जाएगा तो उसके बाद आप एस्टिमेट के लास्ट में उसको बनाएंगे। तो इस प्रकार से आप आकार पत्र 3 पर जो है एस्टिमेट बनाएंगे। और उसके बाद जब आपका ये आकार पत्र 3 पर एस्टिमेट बन जाएगा तो फिर उसके बाद आपको अगली प्रक्रिया जो करनी है वो करनी है प्लान तैयार करना। प्लान तैयार करने में आपको नजरी सर्वे, परियोजना आख्या, परियोजना रिपोर्ट, परियोजना एक दृष्टि में, और उसके साथ ही साथ परियोजना का प्रस्ताव किसने दिया है, परियोजना का उद्देश्य क्या है, परियोजना का चयन क्यों किया गया है, परियोजना चयन करने का कारण क्या है, परियोजना चयन करने के उपरांत क्या लाभ जो है ग्रामवासियों को होगा या उस क्षेत्र को होगा, वो सब डिटेल जो है एक एक करके जो है ये आपको बताए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और एक चीज़ जो हम अब देख रहे हैं आजकल जो काम कर रहे हैं वो बहुत आसान हो गया है करना, क्योंकि जिस ज़माने में हम लोगों ने सेवाएं प्रारंभ करी थी उस ज़माने में न इतने आवागमन के साधन थे, न दूरसंचार की ऐसी व्यवस्था थी। फिर भी हम लोगों ने बड़ा हार्ड वर्क करके जो है इन कार्यों को जो है निष्पादित किया था। आज अगर आप देखेंगे तो साइट पे हर रोज़ जाने की बजाय हर व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन है, वीडियो कॉल करके जो है साइट की स्थिति देख सकता है, और कितना काम हो गया है, किस तरह से काम हो रहा है, किसी भी व्यक्ति को आप पूछ करके उसकी जो है वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो ये सुविधा आज हो गई है, उतना हार्ड वर्क नहीं रह गया है, बार बार जाने का काम अब ख़त्म हो गया है। और दूसरी चीज़ क्या हो गई है कि उस ज़माने में काम जो है वो डीएलसी बेसिस पे होता था, और अब हम लोगों के प्रयास से या संगठन के प्रयास से या कुछ कर्मचारियों के प्रयास से अब ये सारा कार्य जो है टेंडर बेस पे होता है। तो ये भी सुविधा है। हालांकि कार्य का लोड तो आज भी ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा है। पहले हालांकि ज़्यादा हार्ड वर्क होता था, लेकिन आज स्मार्ट वर्क होने के साथ साथ कार्य की मात्रा अधिक हो गई है। 3 सेक्शन का काम जो है एक एक व्यक्ति को करना पड़ता है। मैं समझता हूँ थोड़ा कठिन भी है, फिर भी प्रयास करेंगे तो ज़रूर जो है इसमें सफल होंगे। अंत में आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली वीडियो जो आप चाहेंगे, जो आप क्वेश्चन करेंगे कि प्लानिंग कैसे की जाती है, एस्टिमेट कैसे बनाए जाते हैं, एक एक चीज़ पर अलग अलग करके जो है स्लाइड बना करके वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही साथ विभाग में जितनी योजनाएं चल रही है, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, फंडिंग पैटर्न क्या है, केंद्र पोषित योजनाएं कितनी हैं, राज्य पोषित योजनाएं कौन कौन सी हैं, उनके कॉस्ट नॉर्म्स क्या हैं,
साथ ही साथ उनके गाइडलाइन क्या हैं, इस संबंध में भी मैं अपने स्तर से प्रयास करूंगा। जितनी मुझे जानकारी है मैं आप लोगों तक उसको उपलब्ध कराता रहूँगा, और ये भी प्रयास करूंगा कि वर्तमान में मेरे सेवानिवृत्ति के बाद भी अगर कोई इनमें कोई चेंजिंग हुई है तो मैं अपने जो मेरे साथी हैं निदेशालय स्तर पर उनसे संपर्क करूंगा और आप लोगों तक अपडेट जो जानकारी है उसको पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कैसा आपको लगा है, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होगा जब आप ये बताएंगे कि हमको अच्छा लगा या इसको आगे कंटिन्यूस किया जाए, आपको जानकारी दी जाए या नहीं दी जाए। जब तक आप लोगों के रुझान नहीं आएंगे तब तक हमको भी जो है ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसमें इंटरेस्ट बनाने के लिए आप लोगों के सजेशन, आप लोगों के सुझाव, आप लोगों के कमेंट आने नितांत आवश्यक हैं। धन्यवाद।